स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो बच्चों, जितने भी मेरे 9th क्लास के बच्चे हैं, गेट रेडी। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 30 MCQ क्वेश्चंस ऑन योर सिलेबस। ऑलमोस्ट आपके फुल सिलेबस को कवर करेंगे आज हम, एंड सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी। धीरे धीरे चल के जैसे जैसे लेवल हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं शॉर्ट आंसर्स, फिर फिल अप द ब्लैंक्स, फिर मैच द फॉलोइंग, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड मोस्ट easiest type of questions. So let's get started. पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आप लोगों के सेल्स वाले चैप्टर से है, टिश्यूज वाले चैप्टर से है और इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से है। तो तीनों चैप्टर मिलाकर मैं 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। फटाफट से आप लोग देख लो सारे के सारे क्वेश्चंस। पहले क्या करो, सिंस ये रिकॉर्डेड है तो आप मतलब अभी हमारा ऐसा लाइव इंटरैक्शन हो नहीं पाएगा, बट आप ऐसा कर सकते हो कि कॉपी के सामने आप जितने भी क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं आप उसको सॉल्व करो पहले खुद से, और मैं आप लोगों को टाइम खुद दूंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोग को जब एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग देख सकोगे कि कौन सा आंसर आपका सही हुआ, कौन सा आंसर आपका गलत हुआ, एंड उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। अब सेल वाला चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आपको मैंने ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाया है। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल में डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन की कवर होती है सेल ऑर्गेनल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या फिर लाइसोसोम। आपको पता होगा, एक बार थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करो तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है। इनर जो लेयर होती है ना, उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है जिसको हम सिस्टर्नेज बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी इनर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेनियस की लेयर होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है इन सब में जिसमें कौन सी लेयर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन की लेयर होती है। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन इज एनिमल सेल इज लिमिटेड बाय। एनिमल सेल जो है उसके सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ कौन सी चीज की लेयर, कौन सी चीज की कवरिंग होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, शेल मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन की। आपको इन सब में, इन चारों में से सिर्फ दो के नाम बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहे होंगे, एंड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाई जाती है। तो इन दोनों सेल्स को कौन डिलिमिट कर रहा है, कौन इन दोनों सेल्स की कवरिंग कर रहा है, कौन इन दोनों सेल्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है? एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स। अब इसका आंसर आप लोग मुझको बताओ कि नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे जो नेटवर्क होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम तो खुद ही एक नेटवर्क है डीएनए के फ्रैगमेंट्स का। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे होते हैं, बेसिकली रिसाइड कर रहे होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा, एक अलग सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, और न्यूक्लियस क्या है, उसके अंदर उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म प्रेजेंट है। तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर होगा? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में होगा, जहां पर सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। सो सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मूवमेंट या फिर रेस्पिरेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं मार्क कर देती हूँ विद स्टार्स, कि अब आप बताओ कि इन चारों के बेसिस में कौन सा आपको मेन डिफरेंस दिखाई दे रहा है एनिमल सेल के बीच में और एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में।
जल्दी से सोचो इसके आंसर्स क्या होंगे, और मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा न्यूट्रिशन, क्योंकि दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक है ना। तो ये है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, और ये एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन डैश व्हाट, क्रोमोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिसके पास न्यूक्लियाई ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, उसके पास क्या नहीं होगा, क्रोमोसोम नहीं होगा, कि राइबोसोम नहीं होगा, कि लाइसोसोम नहीं होगा, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स, जो कि कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो उसके अंदर का क्रोमोसोम भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड एज AMP, ADP, ATP या फिर APP। बताओ इसका क्या आंसर होगा। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। अब बताओ फोटोसिंथेसिस होता है तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। रेडिएंट एनर्जी जो है सनलाइट की वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है किस चीज के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज ATP। AMP, ADP, APP ये सारी चीजें नहीं होती। APP तो पता नहीं होता भी क्या है, होता भी है कि नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट हेयर अब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन या फिर एंडोसाइटोसिस। चारों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, या चारों को अगर आप डिफाइन करने के लिए आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। पहले इसका आंसर बताओ और फिर इसके इंडिविजुअल डेफिनेशंस आप लोग याद कर लेना। रूट हेयर वाटर को किस तरीके से अब्सॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू अब्सॉर्ब कर पाते हैं, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, सेल के अंदर जो जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर का एंटर होता है तो फिर उसको बोलता है। डिफ्यूजन क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज कर जाते हैं। जैसे परफ्यूम होता है, परफ्यूम के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना। तो जब आप उसको स्प्रे करोगे वो पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा, क्योंकि रूम का कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम है। तो रूट हेयर किस तरीके से अब्सॉर्ब कर रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू अब्सॉर्ब कर रहा है बच्चों। नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नॉट डिफ्यूजन, नॉट एंडोसाइटोसिस, बट ऑस्मोसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड आउटर एनवायरनमेंट इन अ प्लांट सेल इज कॉल्ड। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, क्या बताया था मैंने, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है, जो मैट्रिक्स होता है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जो लिविंग मैटर्स को सपोर्ट करता है। लिविंग मैटर्स यानी कि सेल के अंदर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको। तो कौन सा बैरियर है जो प्रोटोप्लाज्म और सेल के आउटर एनवायरनमेंट को इन अ प्लांट सेल की बात की जा रही है, तो सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगा या फिर टोनोप्लास्ट होगा। व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, बैरियर बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड आउटर एनवायरनमेंट इन अ प्लांट सेल इज नोन एज। तो बच्चों यहां पर भी सेल मेम्ब्रेन ही होगा। क्यों सेल मेम्ब्रेन होगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म के जस्ट आउटसाइड प्रेजेंट है, उसके बाहर सबसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इसका भी आंसर सेल मेम्ब्रेन ही होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें सेल वॉल होगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनसाइड जो प्रोटोप्लाज्म है उसको तो डिलिमिट सेल मेम्ब्रेन ही कर रहा है, उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है ना। तो वो क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में बाउंड्री बना रहा है, आउटर एनवायरनमेंट और फिर प्रोटोप्लाज्म के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम अ प्लांट सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ।
किस रिस्पेक्ट में एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो आंसर आप पिछले क्वेश्चन में सोच रहे थे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का एक डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल के को मतलब सेल वॉल डिलिमिट कर रहा होता है। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं, पर अगर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के बारे में पूछा जा रहा है, एनिमल सेल से कोई लेना देना नहीं हो रहा है, तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं प्लांट सेल के अंदर, तो वो भी कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सेल वॉल हो जाएगा। एन एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम अ प्लांट सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल वॉल। ठीक है। इफ द न्यूक्लियस इन अ सेल कंट्रोल सेंटर एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है? सोलर कलेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी कॉल्ड एज सेल्स कॉम्बिनेशन, फूड प्रोसेसर एंड गार्बेज डिस्पोजर। अगर न्यूक्लियस एक सेल का कंट्रोल सेंटर है, मतलब कि उसको कंट्रोल कर रहा है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है? सोलर कलेक्टर है, तो फिर गार्बेज डिस्पोजर कौन सा होगा? गार्बेज डिस्पोजर और फूड प्रोसेसर कौन होगा? कंबाइंडली बताओ। फूड प्रोसेसर और गार्बेज डिस्पोजर लाइसोसोम होगा। आपको पता होगा लाइसोसोम का क्या काम होता है? वो एक्ट करते हैं एज अ डाइजेस्टिव यूनिट। ठीक है, सेल को ही पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं, या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल्स होती है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सारे वेस्ट को वो क्या करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू वो उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो एज अ गार्बेज डिस्पोजर ऑल्सो और एज अ डाइजेस्टिव प्रोसेसर ऑल्सो लाइसोसोम विल एक्ट एज इन द सेल। अगला क्वेश्चन देखो, अब आ जाता है ये क्वेश्चन टिश्यू वाले चैप्टर से। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ कॉमन फंक्शन। सिमिलर सेल, कॉमन फंक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सेम फंक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट फंक्शन, या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग मेनी फंक्शन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑब्वियसली पहला आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ कॉमन फंक्शन। बहुत सारे सेल्स का एक एग्रीगेशन जिसका फंक्शन एक ही होगा, दैट विल बी अ काइंड ऑफ टिश्यू। कौन सा टिश्यू ऐसा है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है? विच टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट? स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या क्लोरेनकाइमा? व्हाट विल बी द आंसर? पहले खुद इसका आंसर बताओ, लिखो, और उसके बाद चेक करना। तो फिर आप अपने आप को रेक्टिफाई भी कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो दैट इफ यू हैव गिवन द राइट आंसर और नॉट। सो द आंसर विल बी स्क्लेरेनकाइमा। डेड टिश्यूज होते हैं ना इसमें प्रेजेंट, डेड टिश्यूज की वजह से और लिग्निन की वजह से बहुत क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है, इंटैक्ट रहता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेम द टिश्यू वेयर द सेल्स आर लिविंग, थिन वॉल्ड, आइसोडायमेट्रिक विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। लिविंग है सेल्स, थिन वॉल्ड है, आइसोडायमेट्रिक है, और इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस भी है। क्या होगा इसका आंसर? कोलेनकाइमा होगा, या पैरेनकाइमा होगा, या एरेनकाइमा होगा, या स्क्लेरेनकाइमा होगा? सबसे पहले तो ये सारे टिश्यूज क्या हैं? लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन पैरेनकाइमा ऐसा है जो थिन वॉल्ड होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, और इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं। सो द आंसर विल बी पैरेनकाइमा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्क्लेरेनकाइमा द सेल वॉल इज लिग्निफाइड, ट्यूबराइज्ड, पेक्टिनाइज्ड या फिर क्यूटेनाइज्ड। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन प्रेजेंट होता है, ट्यूबरिन प्रेजेंट होता है, पेक्टिन प्रेजेंट होता है, या फिर क्यूटिकल्स, क्यूटिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है जो स्क्लेरेनकाइमा को डिफरेंशिएट करता है बाकी टिश्यू से? सो यहाँ पर ये लिग्निफाइड होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन के प्रेजेंस की वजह से, और डेड टिश्यूज वो होते हैं, तो इस चीज की वजह से जो प्लांट है, जो ट्री है, वो बहुत ज्यादा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है,
बहुत इंटैक्ट होता है और जल्दी वो आसानी से टूट नहीं सकता, बहुत नाजुक सा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डेड? वेरी इजी क्वेश्चन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा या फिर ऑल ऑफ द अबव। पैरेन्काइमा के बारे में अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा कि दोज आर living tissues, thin walled and having intercellular spaces. So what will be the answer? कोलेनकाइमा भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज तो हो भी नहीं सकता, सो द आंसर विल बी स्क्लेरेंकाइमा। भी तुरंत मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन पे चलो। विच ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स इज मोस्ट लाइकली टू डिवाइड? डिवीजन का जो कैपेसिटी है वो कौन से टिश्यूज में सबसे ज्यादा होता है? ये मैंने आप लोगों को टिश्यूज वाले लेक्चर में पढ़ा है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेम्स या फिर जाइलम। Which kind of tissue is most likely to divide? एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, मेरिस्टम या फिर जाइलम। अब जो डिवाइड होने की कैपेसिटी जिन टिश्यूज में होती है वो बेसिकली मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के सारे ब्रांचेस होते हैं, सारे उसके सब कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विथ सीप ट्यूब, स्क्लेरेंकाइमा, वेसल्स या फिर पैरेन्काइमा। चारों में से कंपेनियन सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ होते हैं, किससे एसोसिएटेड होते हैं? जल्दी से इसका आंसर लिखो। तो सीप ट्यूब्स होंगे इसके एसोसिएटेड कंपेनियन सेल्स के। स्क्लेरेंकाइमा नहीं हो सकता, वेसल्स नहीं हो सकते, पैरेन्काइमा भी नहीं हो सकता। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? जो सीप ट्यूब्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द टिश्यू दैट टेक्स पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। दो तरह के टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजफुल होते हैं, दैट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर आपको आंसर मैंने ऑलरेडी 50-50 वाला, केबीसी में जो 50-50 करते हैं ना, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो पैरेन्काइमा नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, फ्लोएम और जाइलम में से होगा। जाइलम का मैंने ऑलरेडी बता रखा है बच्चों कि इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, तो यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम टेक्स पार्ट इन, अब फ्लोएम का हो चुका है तो जाइलम का भी जस्ट मैंने बताया ही है, वेरी इजी क्वेश्चन। कंडक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट बॉडी, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि वो फूड मटेरियल को भी कंडक्ट कर रहा है और वाटर एंड मिनरल्स को भी कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है वो, एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो? सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन देख लो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स अलग होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स अलग होते हैं, टेरिडोफाइट्स अलग होते हैं, ब्रायोफाइट्स अलग होते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स में क्या पाया, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इनमें होती है? जाइलम, वेसल, सीप ट्यूब्स या फिर कैम्बियम। बताओ इसका क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पर वेसल्स ऐसे हैं जो एंजियोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं बच्चों, और कहीं पर भी नहीं पाए जाते, ना जिम्नोस्पर्म्स में, ना टेरिडोफाइट्स में, कहीं पर भी नहीं। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन, अब आ जाते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से 10 क्वेश्चन। सेल से 10 क्वेश्चन हो गए, टिश्यू से 10 क्वेश्चन हो गए, अब इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से 10 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन आफ्टर द introduction of improved variety of crop is often referred to as increase in food grain production। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो इंक्रीज हुआ वो किस रेवोल्यूशन का पार्ट है? व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन या फिर ब्लू रेवोल्यूशन? वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ मिल्क, है ना? ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ फिशेस, ठीक है, फिशेस या फिर आप सी फूड ऐसा बोल सकते हो। सॉरी, फिशेस नहीं, इट इज एसोसिएटेड विथ वाटर। इरेजर, आई एम सो सॉरी,
It is associated with water. But ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, वो फूड ग्रेन से एसोसिएटेड होता है, फार्मिंग से रिलेटेड होता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। अगले सेशन में थोड़ा सा मैं और टफ करूंगी क्वेश्चंस को, एंड इट विल बी मोर ऑफ लाइक मैच द फॉलोइंग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं अब अगली बार से लेकर आऊंगी। तो पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा वार्म अप करा दूं। क्वेश्चन नंबर 22, द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज आर कॉल्ड। कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में ही प्लांट को जरूरी होते हैं, उससे मतलब ज्यादा नहीं चाहिए होता है प्लांट्स को। सो व्हाट आर दोज? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स। व्हाट विल बी द आंसर? चलो सोचो इसके बारे में और मुझे आंसर बताओ। Minerals required by plant in very small quantities are known as micronutrients. ठीक है? The process of preparing manure with the help of earthworm and kitchen waste is known as green manuring, manuring, vermicomposting या फिर farming with the help of earthworm और kitchen waste। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उसको अगर आप ध्यान से देख लो तो आपके आधे क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो सकते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से आप लोगों ने देख लिया, अब मुझे इसका आंसर बता दो। ग्रीन मैन्योरिंग होगा। ग्रीन मैन्योरिंग में बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम यूज करते हैं, पर यहाँ पर एक एडिशनल कीवर्ड है, दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है? एक तरह का वर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्मी कंपोस्टिंग चूज करेंगे, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? जिसमें हम अर्थवर्म्स के हेल्प से मैन्योर्स बनाते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स एट द सेम टाइम इन अ फील्ड इज कॉल्ड। 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप एक ही टाइम पर एक ही फील्ड के अंदर क्रॉप को ग्रो कराने को मिक्स फार्मिंग बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं या इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ मुझको इसका आंसर। आप बता तो नहीं सकते पर आप खुद से लिखो इसका आंसर एंड देन मैच करो। तो बच्चों इसको फार्मिंग नहीं, इसको क्रॉपिंग बोला जाता है सबसे पहले तो, और क्रॉपिंग में भी मिक्स क्रॉपिंग बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा तरह के क्रॉप्स को हम ग्रो करा रहे हैं। मिक्स फार्मिंग नहीं बोल सकते, सिर्फ फार्मिंग नहीं बोल सकते। इंटरक्रॉपिंग क्या है? एक के बाद दूसरा टाइप का जो क्रॉप हम मान लो एक क्रॉप को हार्वेस्ट किया हमने एक पर्टिकुलर लैंड में, फील्ड में, उसको हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद दूसरे तरह के क्रॉप को हमने ग्रो कराया, तो इसे हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग एक ही फील्ड के अंदर, एक ही लैंड के अंदर, एक ही टाइम पर जब हम 2 या 2 से ज्यादा तरह के क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन डेफिनिट रोज इन सेम फील्ड इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग या फिर फार्मिंग। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, अगर हम यहाँ पर रोज नहीं बना रहे होते, हमने तो वो कर दिया ना, ये क्रॉप है, फील्ड है, मतलब अलग अलग रोज बना लिए हमने, है ना। यहाँ पर मान लो कोई पल्स है, कोई सीरियल है, कुछ और है, कुछ और है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर हम ग्रो करा रहे हैं तो जिसका भी लैंड है उसके लैंड में के अंदर हम बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरक्रॉपिंग। अगर रोज वगैरह अगर हम लोग बीच बीच में नहीं बना रहे होते तो फिर क्या हो जाता? इट वुड बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्योंकि उसमें हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। मिक्स करने का फायदा क्या होता है कि मान लो किसी एक तरह के क्रॉप में कीड़े लग गए या फिर वो डिजीज्ड हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारे मर गए, वो सारे ग्रो नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट दूसरे तरह का क्रॉप है जो वहां पे ग्रो कर सकता है और उससे थोड़ी प्रॉफिट मिल सकती है, थोड़ा इकोनॉमिक वैल्यू मिल सकता है। अगर पहला क्रॉप, एक क्रॉप अगर उसमें डैमेज हो भी गया तो। इंटरक्रॉपिंग क्या है? इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ हैविंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू।
क्यों? क्योंकि हर तरह के मतलब 2-3 तरह के क्रॉप्स एक ही टाइम पर अगर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग क्रॉप की अलग अलग वैल्यू होती है, तो उससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अ पल्स क्रॉप इज ग्रोन इन द time interval between two cereal crops to compensate for the loss of phosphate, loss of water, loss of sulfur या loss of nitrogen। बताइए, इसका आंसर होगा बच्चों लॉस ऑफ नाइट्रोजन। क्यों होगा मैं बताती हूँ, क्योंकि जब दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में हम एक पल्स क्रॉप को ग्रो करते हैं तो क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन उनको बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो एक बार वो सारा नाइट्रोजन ले चुके, अब अगला सीरियल क्रॉप होगा, उसके बाद फिर से नाइट्रोजन वाला मतलब पल्स क्रॉप होगा, फिर से एक सीरियल क्रॉप होगा, तो इससे नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी की जा सकती है। इस चीज के लिए हम पल्स क्रॉप को दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में इंटरक्रॉप करते हैं। सो द आंसर विल बी लॉस ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द साइंस ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप वेराइटी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन, प्लांट ब्रीडिंग या फिर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, किस चीज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, साइंस ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप वेराइटीज, सो दिस इज नोन एज इंट्रोडक्शन। ओके, लेट्स सी नाउ। आप इसका आंसर खुद से लिखो एंड देन आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर और आप मैच करो। तो इसका आंसर बच्चों होगा प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, इंप्रूविंग क्रॉप वेराइटीज, क्रॉप की वेराइटी को अगर हम इंप्रूव करना चाहेंगे तो हम प्लांट के अलग अलग ब्रीड्स को क्रॉस करा सकते हैं, उनकी अलग एक ब्रीड बनवा सकते हैं, जिससे हमें अच्छी डिजायर्ड क्वालिटीज मिलेगी उस प्लांट के क्रॉप के अंदर। फाइन, क्वेश्चन 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग एम्स टू प्रोड्यूस, प्लांट ब्रीडिंग का एम क्या होता है, क्यों हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, ताकि हमें डिजीज फ्री वैरायटी मिले, हाई यील्डिंग वैरायटी मिले, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी मिले या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी चीजें हमें चाहिए होती है। हमें डिजीज फ्री वैरायटी भी चाहिए होती है, हमें हाई यील्डिंग वैरायटी भी चाहिए होती है, हमें अर्ली मैच्योर हो जाने वाली वैरायटी भी चाहिए होती है, ताकि जितना ज्यादा टाइम बचेगा उसमें हम और ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो अच्छे से। मटेरियल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन विच आर कॉमनली यूज्ड टू मेंटेन एंड इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी आर। बायोलॉजिकल ओरिजिन का क्या मतलब है, इन सब में से जितनी भी चीजें मेंशन है वो सब कुछ क्या बना, किस चीज से बना है, किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, जो क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है और उसको इंप्रूव कर रही है सॉइल फर्टिलिटी को। ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड या फिर ए एंड सी, यानी ग्रीन मैन्योर एंड बायो इंसेक्टिसाइड। व्हाट विल बी द आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ओरिजिन जो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन भी कर रहा है, इंप्रूव भी कर रहा है, the answer will be A and C, that is green manure और बायोइंसेक्टिसाइड, है ना, मेंटेन भी करेगा और इंप्रूव भी करेगा सॉइल की फर्टिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाथियोन इज यूज्ड एज फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड या फिर बायोसाइड। मेलाथियोन किस चीज की तरह से यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर आपको बता देती हूँ। पेस्टिसाइड विल बी द राइट आंसर। पेस्टिसाइड मेलाथियोन एक तरह का पेस्टिसाइड होता है और पेस्टिसाइड का काम क्या होता है, क्रॉप्स के पेस्ट को खत्म कर देना, जितने भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं उसको खत्म कर देना। सो हियर आर द 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू टाइप फ्रॉम योर सिलेबस। आई होप आप थोड़ा सा एंजॉय कर पाए होंगे, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं। एंड अगर आपने साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस की है तो प्लीज कमेंट करना कि कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं 30 में से, और जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा आप जरूर कमेंट करना, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। फाइन, तो चलो बच्चों अगले सेशन में मिलते हैं, और अगले सेशन में मैं शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।